आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित आदरणीय श्री डॉक्टर रमाकांत द्विवेदी जी, मेरे बड़े ही परमप्रिय और पार्टी के बड़े गतिशील व्यक्तित्व के हिसाब से काम करने वाले प्रखर वक्ता और अध्यापन कार्य भी किया है उन्होंने। पूर्वांचल और देश के और भी कई हिस्सों में संगठन के काम को आगे बढ़ाने में निरंतर प्रयास करने वाले और अपने वैचारिक निर्भीकता के कारण विशेष रूप से पहचाने जाने वाले ऐसे सुनील देवधर जी, मंच पर विराजित डॉक्टर ख्याति जी, मंच पर विराजित प्रोफेसर टीपी तिवारी जी, हमारे सभी वरिष्ठ जन यहाँ बैठे हुए हैं, सबका नाम लेना विलंबकारी होगा, और सभी यहाँ आए हुए प्रबुद्ध जन, बहनें, पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, आज का दिन वास्तव में देखा जाए तो बड़ी त्रासदी से भरा हुआ है। कल जिस प्रकार की दुर्घटना हुई अहमदाबाद में, और उसमें लगभग 300 के आसपास, 297 बताया, जो विमान में यात्रियों थे वो तो थे ही, बाहर जहां विमान गिरा था वहां भी तो मृत्यु की सूचना है लगभग 300 की। बड़ा ही दुखदायी, बड़ा कष्टदायी है। मेरे मित्र रहे, राज्यसभा में सहयोगी रहे, गुजरात में मुख्यमंत्री भी थे, विजय रूपाणी जी भी उसी विमान में थे, वो भी नहीं रहे। मन बड़ा व्यथित था। मैंने कल सौरभ से कहा, भाई ऐसी स्थिति में लगता है कार्यक्रम नहीं होता है, लेकिन फिर बाद में सारी बातें करने के पश्चात मुझे लगा कि कार्यक्रम स्थगित करना ठीक नहीं होगा। लेकिन व्यथा तो है, कष्ट है, क्योंकि इतनी बड़ी दुर्घटना सबको झकझोरने वाली है, स्तब्धकारी है। तो ऐसे समय में ये कार्यक्रम हो रहा है। अब कार्यक्रम इस प्रकार का है जो पूरे देश को एक विशेष संदेश देने वाला है। संवैधानिक प्रक्रिया को पूर्ण तौर पर क्रियान्वित करते हुए जन कल्याणकारी के माध्यम से जो विकास कार्य निरंतर चलते जा रहे हैं, उसको कैसे बढ़ाया जाए, कैसे उसको आगे और लय किया जा सकता है, इस संबंध में वन नेशन और वन इलेक्शन की बात की जाती है। ये संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत है। जो संविधान के लोग दुहाई देते हैं और संविधान की दुहाई देने वाले जब इसका विरोध करते हैं तो उनसे सीधे पूछना चाहिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये लिखा हुआ है कि जो 5 वर्ष में दोनों चुनाव होते हैं, लोकसभा और राज्य विधानसभा के, उसको बीच में कट कर दिया जाए, उससे समय सीमा घटा दी जाए या समय सीमा बढ़ा दी जाए या उसके पूर्व चुनाव करा दिया जाए। ऐसा तो कहीं नहीं है। एक प्रक्रिया प्रारंभ हुई 1952 से, और वो प्रक्रिया थी, वो नजीर के रूप में, वो उदाहरण के रूप में
साथ में कई प्रदेशों का निर्माण हुआ, तो उससे थोड़ा बहुत अस्तव्यस्तता थी, लेकिन उसको भी आगे चलकर दोनों चुनाव साथ में होंगे, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। सन 67 तक व्यवस्थित तौर पर चला। सत्तारूढ़ दल कांग्रेस एक छत्र राज करता था। सन 67 में कई प्रदेशों में सम्मिलित सरकारें बनी। कई प्रदेशों में कांग्रेस के संगठन का क्षरण हुआ। उनके आंतरिक कलह, गुटबाजी, उसके कारण संगठन पर से पकड़ भी ढीली हुई और जनता के प्रति जो समर्पण का भाव था वह क्रमशः नेस्तनाबूद होता गया और उसमें से लोग अलग अलग होते गए। और इस 67 के बाद अभी हमारे सुरेंद्र जी ने, देवधर जी ने जो जिक्र किया, फिर राष्ट्र शासन का सिलसिला प्रारंभ होता है। फिर मध्यावधि चुनाव, ठीक है, विधानसभाओं के मध्यावधि चुनाव मानता हूं, लेकिन लोकसभा का 5 वर्ष के बाद चुनाव होना था। अपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए, अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए संविधान की मनोभावना के साथ खिलवाड़ करते हुए उस समय की प्रधानमंत्री ने जो चुनाव लोकसभा का सन 72 में होने वाला था उसको सन 71 में करा दिया। उसको 71 में करा दिया। गरीबी हटाओ का नारा बड़ा बुलंद हुआ था। गरीबी तो नहीं हटी, नहीं, गरीब बेचारे मरते गए। ये विचित्र की स्थिति, भ्रष्टाचार का जबरदस्त स्वरूप निर्माण हुआ और ऐसा स्वरूप निर्माण हुआ उसमें से लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में संपूर्ण क्रांति का अभियान चल पड़ा था। और भ्रष्टाचार के अंतर्गत ही भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री न्यायालय के द्वारा उनकी सस्ताई समाप्त की, जिसने अपनी महत्वाकांक्षा के पूर्ति के लिए 5 वर्ष के एवज के चुनाव को कम करके पहले करा दिया, वो उसे कैसे बर्दाश्त कर सकता था। और इसलिए उन्होंने तय किया सारी संवैधानिक प्रक्रियाओं को किनारे फेंकते हुए बिना कैबिनेट के स्वीकृति के आपातकाल का स्वरूप निर्माण किया और आपातकाल घोषित करने के बाद जिस तरीके से लोकतंत्र का हनन हुआ, ये बताने की आवश्यकता नहीं, आप सब लोगों को पता होगा। उसके अंदर हम सब लोग थे। हम लोग भी संपूर्ण क्रांति के अभियान में प्रभावी भूमिका का निर्वहन कर रहे थे। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का सानिध्य भी प्राप्त था। उनके द्वारा कुछ पूर्वी उत्तर प्रदेश में मुझे संयोजन करने का जिम्मेदारी दी गई थी। हम सब लोग जेल में चले गए, 19-20 महीने जेल में रहे। लेकिन इस काल में क्या हुआ? इस काल में संविधान में संशोधन करके 22वां संशोधन जो है उसमें ये बात सही है कि फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की गई है। हमने अब आपको संविधान की उद्देशिका को पढ़ के सुनाया और मैं राजस्थान में संविधान के मूल कर्तव्य के बारे में भी पढ़ता था। ये मूल कर्तव्य उस संशोधन के माध्यम से आया। बहुत अच्छा है, 11 मूल कर्तव्य है। लेकिन इतना ही नहीं, जो अवधि 5 वर्ष की थी चुनाव की, उसको बढ़ाकर उनका 6 वर्ष होगा। 6 वर्ष हुआ बिना किसी सांसदों के विचार विमर्श के, उनके बगैर परामर्श के कानून बनाया गया। एक क्रमशः
प्रक्रिया के आधार पर भारत का इतना बड़ा लोकतंत्र पूरे विश्व के अंदर आदर्श लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है, इस लोकतंत्र को कलंकित करने की साजिश की गई, जो हमारे व्यवहार के लिए असह्य था। ठीक है, बाद में उसका सुधार हुआ, लेकिन ये कल चलता रहा। वन इलेक्शन, वन नेशन, वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ होनी चाहिए। मैं ज्यादा उसके इतिहास में नहीं जाना चाहता, वर्णन करें काफी देर लग सकता है, लेकिन इतना जरूर मैं कहूंगा कि बाद में जिस प्रकार की राजनीतिक पर्यावरण का निर्माण हुआ, उस राजनीतिक पर्यावरण के अंतर्गत पुनः निर्वाचन आयोग को आवश्यकता महसूस हुई कि एक राष्ट्रीय चुनाव होना चाहिए। और आपको जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं, शायद जानकारी होगी आपको, आप प्रबुद्ध जन है, इसका अध्ययन किए। सन 83 में निर्वाचन आयोग ने इस पर पुनर्विचार किया और पुनर्विचार करते हुए इस बात की आवश्यकता पर बल दिया कि एक बार 5 वर्ष का चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो खतरा पैदा हो सकता है, विकास की प्रक्रिया भी ठीक नहीं चलेगी, जो प्रशासनिक दक्षता है वो भी नहीं रहेगी, प्रशासन ने शासन की जो नीति है उसको क्रियान्वयन करने का जो अवसर है वो भी नहीं प्राप्त होगा, और विकास के लिए जो जन कल्याणकारी कार्यक्रम की रचना होती है वो संभव नहीं हो पाएगी। रोज रोज चुनाव, ये चुनाव होने से आचार संहिता लग जाती है और आचार संहिता में कोई काम नहीं हो सकता। अभी तो बड़ा खतरनाक होगा भारत जैसे बड़े देश को, जहां विविधता है, हम कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता, उस विविधता में जो कार्य करने का आनंद है उसको जो अवसर प्राप्त होना चाहिए, रोज चुनाव होने का अवसर नहीं प्राप्त हो पाएंगे, आचार संहिता के कारण बाधित होगा, यह विचार किया गया, लेकिन नहीं हुआ। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। 84 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी और हमारे लोगों ने बैठकर जो चुनाव घोषणा पत्र होगा, चुनाव घोषणा पत्र के अंदर इस अवधारणा को पुष्ट किया। और कौन सी अवधारणा? इस राष्ट्र में एक चुनाव होना चाहिए, लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक समय उसकी अवधि होनी चाहिए। उस अवधारणा को कैसे कार्यान्वित किया जाए, इसके लिए माहौल पैदा करने की आवश्यकता है। माहौल नहीं पैदा हुआ, सरकार भिन्न प्रकार की थी, बाकी के लोग नेतागण पसंद नहीं करते थे, कुछ लोग अपने परिवारवाद को आगे बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ रहे थे, उनके लिए खतरनाक था। इसलिए विधानसभा और लोकसभा के चुनाव साथ साथ हो उसके पक्ष में नहीं थे। लेकिन फिर 99 में एक विधि आयोग बना जिसके चेयरमैन थे श्रीमान रेड्डी। उस
हम विकासशील देशों में भी सबसे अधिक नीचे चले जाएंगे, हमारी दुर्दशा हो जाएगी, जीडीपी एकदम विरक्त हो जाएगी। और इसलिए तो सुधार करना आवश्यक है। 99 में विधि आयोग ने किया, बाद में जिनकी सरकार बनी 10 वर्ष तक, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे प्रधानमंत्री। वो कहते हैं कि वो तो बेचारे रिमोट से चलाए जाते थे, हम नाम नहीं लेना चाहते थे कौन रिमोट किसके हाथ में था, क्या आप सबको पता है, कुछ कर नहीं सकते थे। सौभाग्य भारत के प्रधानमंत्री के रूप में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी आए और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की वो अवधारणा को, जिस अवधारणा को 1984 के घोषणा पत्र में हमने सुनिश्चित किया था, उसको चरितार्थ करने के लिए विभिन्न मंचों पर उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। 2014 के चुनाव के बाद उन्होंने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की एक कमेटी बनाई, उसमें डिस्कशन हुआ, एक राज्य चुनाव होने की बात होनी चाहिए। 2015 में स्टैंडिंग कमेटी ने, जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी होती है, स्थायी समिति होती है, उसमें इसके बारे में चर्चा हुई। स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट भी आई। एक साथ चुनाव होना जरूरी है। चर्चाएं चलती गई, विभिन्न मंचों पर रखा गया। 2016 में नीति आयोग ने इसको एक विस्तार स्वरूप प्रदान किया। 2019 के घोषणा पत्र में भी भारतीय जनता पार्टी ने इसको फल प्रदान किया और उसके पहले सर्वदलीय बैठक भी बुलाई। सर्वदलीय बैठकों में भी एक राष्ट्र एक चुनाव के बारे में तर्क के साथ क्यों चाहते हैं? हम इसलिए चाहते हैं कि इसके कारण देश का विकास होगा, इसके कारण सभी क्षेत्र के, सभी विभाग के, सभी राज्य के कर्मचारी जिस भी क्षेत्र में हैं, जिस भी विभाग में हैं, समुचित तौर पर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए विकास कार्य को, जन कल्याणकारी कार्य को मूर्त रूप प्रदान करने की दिशा में कार्य कर सकेंगे। उन लोगों का ढंग से उपयोग हो पाएगा, इसलिए जरूरी है। पैसा कम खर्च होगा, पैसा बहुत खर्च होगा है, बचेगा, उसके बारे में अगले बारे बताया हमारे सुनील जी ने। 4.5 लाख करोड़, 5 लाख करोड़, इतना बचता है। और इसको तो शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, और जीडीपी का जैसे बताएंगे वो 1.5% ये बढ़ता है खर्चा, तो इसको करना चाहिए। मित्रों, उस समय तो इतना विरोध नहीं किया था। बाद में सरकार को लगा कि इसको हमें आगे बढ़कर प्रभावी तौर पर क्रियान्वित करना चाहिए। मैं आक्रामक शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उसका जरा दूसरा अर्थ लग जाएगा। प्रभावी कह रहा, अग्रेसिव होकर काम किया। हमने क्या करेंगे? 2023 में एक कमेटी बनाई, पूर्व राष्ट्रपति श्रीमान रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में, और उसमें सब प्रमुख लोग थे, सभी दल के लोग थे, विद्वजन थे, सरकार में बने हुए बड़े मंत्री थे। विचार किया, कहते हैं 18,000 पेज की रिपोर्ट बनी है, 18,000 पेज। और ये भी बताते 50% से ज्यादा समदेवी 80% आसपास, और 50% से ज्यादा जो देश के राजनीतिक दल हैं, सबने सहमति दी। इसको
सीमा में गलतफहमी हो तो हटा देना चाहिए। हमारा टारगेट था कि आतंकवादियों के घर को हम ध्वस्त करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर का एक टारगेट था। अब पाकिस्तान जिस तरह से बदमाशी करेगा तो उसके एयरबेस को हम ध्वस्त करेंगे और उसके डिफेंस सिस्टम को भी ध्वस्त करेंगे। एक करके दिखा दिया। इसको करने के बाद विरोध हो रहा है। अरे पाकिस्तान का डीजीएमओ सफेद झंडा दिखा रहा है, भैया अब हम नहीं करेंगे। अरे युद्ध का नियम है, दुश्मन अगर सफेद झंडा दिखा देता है, अब पैर पड़ता है तो होता है, रुकता है युद्ध। लेकिन युद्ध कब स्थगित हुआ था? ऑपरेशन सिंदूर अभी भी काम कर रहा है। टेररिज्म एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। ये धरती की चोट पर कहा जा रहा है। किसी बाहर के देश ने हमारे पर कोई दबाव नहीं डाला है और उसके दबाव को मानने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। उसके बावजूद भी ऐसी भाषा बोली जा रही है जो शायद दुश्मन भी न बोल सके। जिस भाषा का प्रयोग पाकिस्तान अपने यहां के लोगों को बताने में लगा रहा है, मोदी जी ट्रंप के सामने सरेंडर करेंगे? कभी आपने सोचा है? अरे जो भारत के प्रधानमंत्री दुनिया में जाकर, चाहे ट्रंप जी हो चाहे कोई भी हो, एकदम सीना तान कर खड़े होकर सर उठाकर बात करते हैं, उनसे आप कभी अपेक्षा कर सकते हैं कि किसी के सामने वो सर झुकाकर बात करेंगे? नहीं कर सकते, क्योंकि उनके अंदर 140 करोड़ लोगों की ताकत विद्यमान है। वो ताकत उनके अंदर काम करती है, वो व्यक्तिगत नहीं काम। जिसके अंदर इतने करोड़ों की ताकत काम करती है, उसको कोई न तो झुका सकता है, न कोई हरा सकता है। उसके बाद भी विरोध कर रहे आप। दुर्भाग्य है ये भारत का दुर्भाग्य है। भारत की सबसे पुरानी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, आज उसका स्तर इतना घटिया हो गया है, इतना नीचे हो गया है, जो देश हित को भी कुर्बान करने के लिए आगे बढ़ रहा है। अरे आश्चर्य इस बात का है, भारत के प्रधानमंत्री ने सभी दल के लोगों को बुलाकर 33 देशों में प्रतिनिधिमंडल भेजा और सभी दल के प्रमुख नेताओं को लेकर भेजा। ऐसे लोग भेजा जो भारत के पक्ष को ढंग से रख सके। और दुर्भाग्य तो इस बात का है, मैं बाकी की दल के लोगों की तारीफ करूंगा, एक कांग्रेस के लोगों के बारे में तो क्या कहूं, समझ में नहीं आ। ऐसे अवसाद से ग्रस्त हो गए, ऐसा फ्रस्ट्रेशन में है वो कि विवेक खो बैठे हैं। बोलते हैं, आनंद शर्मा बोलते हैं तो इन सबके बारे में कहते हैं कि अरे ये तो बीजेपी वाला हो गया है, ये कहते हैं बीजेपी के स्पोक्समैन हो गए। ये मानसिक दिवालियापन का इससे बढ़ करके और कोई उदाहरण नहीं मिल सकता। अरे पूरा एक बार एक घोषणा करते हो कि हम मोदी के साथ हैं, जो जरूरत रहो हिम्मत के साथ। जनता हमसे और आपसे ज्यादा समझदार है, लेकिन विरोध करने की नियत है। अच्छा काम करेंगे तो भी विरोध करेंगे, पूरे की पैसे नहीं बातें नहीं खरीद। तो इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन लोकसभा में लाया गया। श्रीमान रामनाथ कोविंद जी के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर उसका विधि संशोधन के रूप में 129वां संशोधन 129 संशोधन के रूप में, संविधान संशोधन के रूप में वो विधेयक लाया गया। उसमें जो इलेक्शन से संबंधित, लोकसभा इलेक्शन से संबंधित अनुच्छेद 83(2) है, उसमें सुधार करने की बात है। और अभी जो सुनील देवधर जी लगातार जो बताया, 356 बार लगाया गया।
तो 356 के बारे में विचार का है और विधानसभा के चुनाव 122 अनुच्छेद इसमें संशोधन करने का है। इसका विरोध और मैं बात है कि इसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में दे दिया गया है। संसदीय संसदीय दल, अरे विचार करने दो, अब इसमें क्यों बार बार स्टेटमेंट दे रहे हो? वन नेशन वन इलेक्शन ये संविधान विरोधी नहीं है। अगर इस तरह की भाषा बोलता है तो संविधान का अध्ययन नहीं किया है और संविधान का अपमान कर रहा है, भारत का अपमान कर रहा है, भारत के लोकतंत्र का अपमान। वन नेशन वन इलेक्शन संवैधानिक प्रक्रिया को जीवंत करने का, जन कल्याणकारी कार्यों के माध्यम से देश की विकास करने का और 2047 में भारत को जो विकसित देश के रूप में बनाने का नारा दिया गया है उसको कार्यान्वित करने का और साथ ही साथ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये चारों बात ट्रेंड में नहीं बोली गई है। पहले कहा गया सबका साथ सबका विकास, फिर सोचा गया विकास में सबका सहभागिता जरूरी है, तब कहा कि सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास आना चाहिए, सबका विश्वास और सबका प्रयास होना चाहिए। तो सबका प्रयास ये संवैधानिक, अभी आपको मैंने संविधान की उद्देशिका को पढ़ाया। संविधान की उद्देशिका के अंतर्गत यह है व्यक्ति की स्वयं की गरिमा की अनुभूति करते हुए सामूहिक रूप से बंधुता का अपमान बढ़ाते हुए राष्ट्रीय एकता और अखंडता को संरक्षित करने की जिम्मेदारी हमारी है। ये उद्देशिका के अंतर्गत है, संविधान उद्देशिका के अंदर है। अरे मोदी जी तो संविधान के एक एक शब्द को अपने जीवन में आचरित करते हुए लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। संविधान का विरोध आप कर रहे हो। संविधान के अंतर्गत विविधता के अंदर एकता के स्वरूप को विखंडित करने का प्रयास कुछ लोग कर रहे हैं। ये विविधता में भी एकता अगर कोई स्थापित कर सकता है तो वन नेशन वन इलेक्शन कर सकता है, इसके माध्यम से हो सकता है। कुछ लोगों ने कहा कि इसमें अगर मध्यावधि चुनाव हो तो क्या करना चाहिए? तो रिपोर्ट में है कि मध्यावधि चुनाव होता है, दो विकल्प। एक विकल्प तो यह है कि फिर से चुनाव हो, जितना समय बचा हुआ है उतना समय, अगर मान लो 5 वर्ष का समय है, बीच में सरकार गिर गई, राज्य सरकार गिर गई, तो अगर आपस में कोई कमेटी बनाइए, कमेटी बनाकर अगर सामंजस्य बैठता दूसरी सरकार बनाइए। अगर वो विकल्प नहीं कामयाब होता तो विकल्प ये बचता है कि जितने वर्ष बचे हुए हैं 5 वर्ष के अंदर उतने के लिए चुनाव करा और इसी ढंग से लोकसभा का भी है। तो विकल्प बचे में रिपोर्ट के अंदर 10,000 करोड़ का फायदा होगा। इस कारण 10,000 करोड़ का फायदा होगा, खर्चा कम होंगे। अभी 2024 का जो चुनाव हुआ उसमें 1,35,000 करोड़ खर्च हुआ। उसके पहले जब 2019 का चुनाव था उसमें केवल 55,000 करोड़ खर्च हुआ था। अब कितना फर्क है। और इसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से पैसे अर्जित किए गए 17,000 करोड़, ये सारे आंकड़े हैं, ये बताते हैं कि बहुत अधिक खर्चा मिलेगा। इसको कम करने की जरूरत है। आंतरिक सुरक्षा के बारे में श्रीमान रमाकांत द्विवेदी जी ने बताया, बड़े अच्छे से बताया। ये राज्य स्तर पर ये व्यवस्था की जा सकती, की गई है और अभी भी आसाम है, अरुणाचल है, सिक्किम है, इनका उड़ीसा है, इसका चुनाव तो होता ही है 5 वर्ष में, लोकसभा विधानसभा, कोई दिक्कत नहीं। तो वन नेशन वन इलेक्शन यही आवश्यक है आज के लिए, ये देश की आवश्यकता है।
क्षेत्रीय दल कहते का सिद्ध कर्म कहीं नहीं कम होगा। इसमें तो और भी लोगों को वोट मिलेंगे, क्षेत्रीय दल और भी लाभान्वित हो सकते हैं। हम ना करें उनको वोट मिलेगा और काम करे तो होता है। विकास के काम को आयाम दे, आचार संहिता से वो भी बचे रहेंगे। और स्थानीय निकाय नगर निगम जिसका उल्लेख रमाकांत द्विवेदी जी ने किया था, इसका भी चुनाव होगा, लेकिन इसके 100 दिन के बाद। ये जो विधानसभा लोकसभा का चुनाव, इसे 100 दिन के बाद इसका जो वोटर लिस्ट है, विधानसभा और राज्यसभा लोकसभा वोटर लिस्ट तो एक है, और स्थानीय निकाय की वोटर लिस्ट जो राज्य के इलेक्शन कमीशन है वह राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग से तालमेल बैठाकर उसके अनुसार अलग से वोटर लिस्ट तैयार करवाएगा। यह सारी प्रक्रियाएं सुनिश्चित कर दी गई है, इसमें कहीं किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। कुछ देशों का नाम लिया, कुछ विकसित देशों का आपने नाम लिया, स्वीडन वगैरह का। स्वीडन में होता है 5 वर्ष में चुनाव, दक्षिण अफ्रीका में होता है, ब्राजील में होता है, इंडोनेशिया में होता है, जर्मनी, ये सब जगह होता है चुनाव। आगे बढ़ रहे हैं देश, हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। ऐसे वन नेशन वन इलेक्शन इसको प्रभावी तौर पर लाया जाए, जनमानस को तैयार किया जाए, सभी दल के सांसदों से आग्रह किया जाए, दल से ऊपर उठकर राष्ट्र के बारे में, देश के बारे में चिंतन करते हुए इस आवश्यक कदम को व्यवहारिक रूप प्रदान करने की दिशा में, कानून बनाने में सहयोग प्रदान करें, यह आग्रह करने की आवश्यकता है। हम सब लोग प्रबुद्ध लोग हैं, हम अपनी बात अगर कहेंगे तो लोग उसको ध्यान से सुनेंगे, उसको आचरित करने का प्रयास करेंगे। मैं सोचता हूं इस दिशा में सोचकर काम किया जाए, निश्चित रूप से एक अच्छी स्थिति का निर्माण। और मैं तो कहूंगा कि आने वाला समय, मैं तो बड़ा आशावादी हूं, विश्वास करने वाला हूं, और जिस ढंग से सरकार हिंदुस्तान के आर्थिक व्यवस्था को बड़ी तेजी के साथ गति प्रदान किया है, और विश्व के अंदर सबसे तेज गति से चलने वाली अर्थव्यवस्था इसमें हिंदुस्तान की है। चौथी अर्थव्यवस्था, तीसरी अर्थव्यवस्था आने वाली है। अगर ये स्वरूप चलता रहा और वन नेशन वन इलेक्शन की स्थिति व्यवहारिक रूप प्राप्त कर ली, तो 2047 में भारत विकसित देश तो होगा ही, विश्व को भी मार्गदर्शन देने में सक्षम होगा, और विश्व के देश भारत से मार्गदर्शन देंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। ये मेरा, इसमें आप लोगों का योगदान बहुत आवश्यक है, एक एक का योगदान बहुत आवश्यक है। मैं राधे श्याम फाउंडेशन ट्रस्ट को बधाई देता हूं कि उन्होंने कार्यक्रम रखा, इतने विद्वज्जनों को यहाँ आने के लिए आमंत्रित किया। आप सब लोग भी बड़े ध्यान मग्न होकर हमारे मार्गदर्शन करने वाले रमाकांत जी और सुनील देवधर जी, तिवारी जी, इन लोगों को बड़ा ध्यान से सुना। इसके लिए आप लोगों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत